हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज एक सैम्पल पेपर हम प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो 2023-24 का है, स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और यहाँ पे आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? If two positive integers a and b are written as a equals to x cube y square and b equals to xy cube, where x and y are the prime numbers, then result obtained by dividing the product of positive integer by the LCM a comma b is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या है? रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय, रिजल्ट आपको चाहिए कौन सा? बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट। आपको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है? क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा था स्टार्टिंग में टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। तो इस ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए था आपको, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है? बाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ओके। इसीलिए कहा जल्दीबाजी में नहीं अटेम्प्ट करना है। कई बार बच्चे एलसीएम निकाल देते हैं जल्दी में, गलत हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी देखते हैं। अब ए की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू है आपकी एक्स वाई क्यूब, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट कर दिया है। और एलसीएम क्या होता है? हमें एलसीएम में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपसे कभी एलसीएम सॉल्व करने के लिए बोले तो एलसीएम हमेशा बड़ी पावर्स होती है, ठीक है। बड़े हम पावर को ले लेंगे तो एक्स क्यूब और एक्स में जो बड़ी पावर है एक्स क्यूब है, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में बड़ी पावर क्या है? वाई क्यूब है। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो गया। फाइनली आपके पास आया है वाई स्क्वायर इंटू एक्स, जिसको हम बोल सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन को हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। सो इसको बहुत ही ध्यान से करना, जल्दीबाजी नहीं करना। अगर आप इसको जल्दी में करेंगे तो देखिए कहीं एलसीएम कर लेते हो तो ये आंसर हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इन नेक्स्ट क्वेश्चन the given linear polynomial f y equals to fx has two zeros, 1 0 and it is 3, 1 0 that is 4 and 0 0। अब जीरोस क्या होते हैं? देखिए आपको पता ही है एक्सेस होते हैं हमारे, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके। और जो वाई हमारा है पॉलिनोमियल वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है, मतलब एक्स। और हमें पता है कि जो हमारे लाइन होती है या कोई भी कर्व होते हैं, अगर एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो उतने ही जीरो होते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइन ऐसे बनी है, ये पॉइंट दे रखे हैं तुम्हें 0,4 और यहाँ पॉइंट दे रखा है तुम्हें कितना? 3,0, ओके। तो एक्स एक्सिस की अगर बात करीजिए तो एक्स एक्सिस ये है जहाँ पे हमारा कट कर रहा है 3,0 पे, ठीक है। तो क्योंकि एक्स एक्स पे जो वैल्यू होती है वो होती है x,0। तो x की वैल्यू कहाँ है? x की जगह पे कितना लिखा है? 3। तो इसका जीरो कितना हो गया? 3, क्योंकि ये 3 पे कट कर रहा है। ये हमारा नहीं होगा बिकॉज ये y का वैल्यू शो कर रहा है, ये y एक्सिस को शो कर रहा है, जो कि होता है हमारा 0,y। y की वैल्यू तो चाहिए नहीं थी जीरो में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक तो इसका एक ही जीरो कट कर रहा है जो कि है 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1 0 एंड दैट इज 3, ओके। तो आई होप ये क्लियर होगा। आपको बस देखना होता है कि एक्स एक्स पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी, तो वो 3 हमने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पर जो हमारी लाइन्स हैं, जो दो दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है, ठीक है। पहली लाइन जो दे रखी है वो दे रखी है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। लाइन की इक्वेशन है हमारी टू वेरिएबल में। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो वो लाइन कहलाती है हमारी पैरेलल
लाइन्स। ओके, और पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऑप्शन को हम देखेंगे ध्यान से, कहाँ पे हमारा ये है, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें तीनों स्टार्टिंग के दो रेशियो हमारे इक्वल है लेकिन तीसरा नहीं है। ठीक है, अभी यहीं पर अगर बोलता कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है एक पॉइंट पर, ठीक है, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन को शो करता है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। ये भी पूछ सकता है जिसकी कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और यहीं पर अगर हमारी लाइन को इंसिडेंट करती है, मतलब एक ही के अंदर से दूसरी वाली जाती है, तो इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। ओके, और इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सारे ही यहाँ पर इक्वल होते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, जिसमें जिसमें सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर वन सॉल्यूशन मिल गया, यूनिक मतलब वन, और यहाँ पर होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जहाँ पर भी सॉल्यूशन मिल जाते हैं ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये भी ऑप्शन में पूछ सकते हैं कंसिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें और इसमें दोनों में कंसिस्टेंट होता है। अगर दोनों आ जाते हैं तो बोथ वाले ऑप्शन को चुनेंगे, सिंगल सिंगल आएगा तो उसी को चुनेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे आता है पैरेलल लाइन कहीं कट ही नहीं कर रही है, तो ये होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर ऑप्शन में होता, बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कंडीशन पूछी थी, तो कंडीशन हमारी कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है ध्यान से। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं ध्यान से। इन फोर्थ वन, what is given? The nature of the roots of a quadratic equation. So quadratic equation दे रखी है आपको 9x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नेचर पूछ रहा है। देखिए, जब भी आपसे नेचर पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप इसके रूट्स देखेंगे, इसके लिए आप इसका डी सॉल्व करते हैं। अब ये डी क्या होता है, जो डी होता है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब डी की वैल्यू क्या होती है, तो डी की वैल्यू होती है B² माइनस 4AC। आपको ये सॉल्व करना होता है जब भी आपसे नेचर पूछेगा रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब अगर आपका डी सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ग्रेटर आता है जीरो से बड़ा आता है, तो अब आप बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल और अलग अलग रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट, और यहाँ पे टू होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो ही रूट आएंगे। ठीक है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अगर ये डी हमारा जीरो के इक्वल आ गया तो ये हो जाएगा हमारा टू रियल एंड इक्वल रूट्स। और लास्ट में अगर हमारा ये लेस देन जीरो आता है, जीरो से छोटा आता है, मतलब माइनस में कोई नंबर आएगा, तो ये जाएगा नो रियल रूट्स। ठीक है, जो कि इमेजनरी नंबर होंगे, ध्यान रखना इमेजनरी भी आ सकता है, तो नो रियल रूट्स आ जाएगा। ओके, अब चेक कर लेते हैं हम आंसर को। तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज देख लेते हैं ए बी और सी की। तो दिस इज ए जो x² का कोफिशिएंट है, दिस इज बी जो कि x का है, और लास्ट में सी। तो b की वैल्यू देखिए कितनी है, -6, a की वैल्यू कितनी है 9, और c की वैल्यू कितनी है -2। ओके, साइन जरूर ध्यान रखें, अगर माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। 6² हो जाएगा 36, माइनस स्क्वायर हो गया प्लस, अगेन दिस माइनस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस। सॉल्व करते हैं, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो 6 + 2 8, 7 + 3 10। अब ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और जीरो से काफ़ी बड़ी है, तो हम बोल देंगे जो हमारा आंसर आया 108 डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या है, जीरो से बड़ा है। तो जब भी डी जीरो से बड़ा होगा तो ऐसे होता है हमारे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ऑप्शन को हम चेक करेंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो देखिए यहाँ पर पहला है नो, होगा ही नहीं। इक्वल वाला भी हमने कहा था इक्वल टू जीरो आता तो होता, मोर देन तो होंगे ही नहीं क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक है। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, साथ साथ थ्योरी को भी समझते रहिएगा। ठीक है, ये आपके जो एमसीक्यूज के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं, पहली एपी मान लो A1 A2 ऐसे लिखी है, दूसरी एपी होती है A1 A2 इस तरीके से होती है। ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग दिखा दिया, बट इनका डी जो है क्या है, सेम है दोनों का, कॉमन डिफरेंस। अब पहली वाली जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म जो ए होता है उसको दे रखा है -1, और अदर जो सेकंड एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है -8। द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म।
अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है, दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस। अब पहली वाली एपी जो है उसका फोर्थ टर्म होगा A4, क्योंकि फोर्थ टर्म को हम A4 बोलते हैं, जैसे फिफ्थ A5 हो गया, तो फोर्थ हो गया A4। सेकंड वाली एपी का फोर्थ टर्म होगा कैपिटल ए, क्योंकि अलग दिखाया था इसको। अब A4 और A4 का क्या निकालना है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस निकालना है, तो मैंने दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। अब फोर्थ टर्म कैसे ओपन होता है, a प्लस एक कम हो जाएगा 3D, ठीक है, फॉर्मूले में रख के हमें पता है n-1 हो जाता है, तो n से एक वैल्यू कम हो गई। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा a प्लस 3D। अब ध्यान रहे कभी भी किसी भी क्वेश्चन आपके जो सॉल्यूशन है उनमें माइनस आए बाहर और ये हमारा फंक्शन ओपन हो, तो यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाएं, ठीक है, ये सब जगह आपके लिए जरूरी है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहीं पे। तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगा देना, बिकॉज बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू देखते हैं, a प्लस 3D, माइनस और प्लस हो गया माइनस, अगेन माइनस और प्लस हो गया माइनस। देखिए प्लस का 3D और माइनस का 3D कैंसिल कर देंगे, तो a माइनस ए आया। अब a क्या था, पहला टर्म -1, माइनस, ब्रैकेट लगा देते हैं, अगला a है हमारा -8, ठीक है। अब देखिए -1 प्लस माइनस, ओ सॉरी, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 1 गया, आया 7, साइन उसका आएगा जो बड़ा है 8, 8 का साइन आ गया प्लस। सो 7 आपका आंसर आ चुका है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान से करना है इसको, आपको 2 एपी दी थी जिनके आपको फर्स्ट टर्म दे रखे थे और डी हमको सेम दे रखा था, आपको फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना था, जो कि आ चुका है 7। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, आपको बहुत हेल्प रहेगी आगे आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6 हमारे पास डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं 2, -3 और एक पॉइंट दे रखा है 5, 6, ठीक है, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है और इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। तो रेशियो बताना है हमें कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट दे रखा है 2, -3, इसको दोबारा लिख देता हूँ, 5, 6, इसको जो डिवाइड कर रहा है वो कर रहा है एक्स एक्सिस। रेशियो बताना है, तो रेशियो को हमेशा मान लिया करो k/1, लेट रेशियो मान लिया जाता है हमेशा k/1, ठीक है। ये वैल्यू होती है हमारी x1, ये होती है y1, ये होती है x2, ये होती है y2। अब x एक्सिस के पॉइंट आपको याद होंगे, अभी हमने पहला क्वेश्चन भी किया था तो उसमें बताया था, पहला मतलब सेकंड क्वेश्चन। तो x एक्सिस पॉइंट होता है x, 0, ठीक है, और y एक्सिस के पॉइंट होता है 0, y, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x इक्वल टू, अगर आप x का पॉइंट निकालें तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से y की वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे सिर्फ रेशियो पूछा गया है और ऐसे x एक्सिस या y एक्सिस दे देना, कभी भी अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ध्यान रखना, जब वैल्यू जीरो वाली होगी ना उसके इक्वल रखना हमेशा। और जीरो यहाँ पे कौन है, ये तो पहला तो x होता है, दूसरा वाला कौन है, y, तो y के इक्वल रखा यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसे ही y एक्सिस बोलते तो y एक्सिस के पॉइंट क्या होता है 0, y, तब x के इक्वल रखना, ठीक है। मेरी बात को समझना ध्यान से, इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि आपको किसको इक्वल रखना है। अब यहाँ पे जीरो कौन है, y वाला पार्ट है, तो मैं यहाँ पे x वाले पार्ट को माइनस मतलब इरेज कर दे रहा हूँ, y वाले में रख देता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 0। m1 कितना है, ये रेशियो को हम बोलते हैं m1 और दूसरे को बोलते हैं m2, तो मैंने इसको m1 m2 बोल दिया, ठीक है। m1 की वैल्यू मैंने क्या मान लिया, ये m1 है और ये m2 है। m1 की वैल्यू क्या है k, फिर आएगा y2, y2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या मानी है 1, फिर y1, y1 की वैल्यू कितनी है -3, अपॉन में आ जाता है k+1। अब ये k+1 इधर डिवाइड यहाँ पे जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 6 की k से मल्टीप्लाई करिए 6k, प्लस और माइनस माइनस, 3 1 3, ठीक है, ये हो गया। मैं इसको यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा दोबारा से, ठीक है, बस कैलकुलेशन है, ठीक है। अब -3 इधर जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा +3, अब 3 के अपॉन में 6 जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 1 3,
3×6, तो क्या आ गया हमारा 1:2। तो जो रेशियो आपको आएगा वही आपका क्वेश्चन मतलब आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना है 1:2। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको ध्यान रखना है जो वैल्यू अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस करके आ जाए डिवाइड कर रहा है, तो जो जीरो के बराबर होगा आपको उसको लेना है। एक्स एक्सिस आएगा तो x,0 होता है तो y के बराबर रखना, और y एक्सिस होगा तो हमारा 0,y होता है तो x के बराबर रखना। ठीक है, इससे क्या होगा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सीधे आ जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आता है कि आपको पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं तो आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले रेशियो निकाल लेना, फिर x में रख के उसको भी निकाल देना। ठीक है, वो ज़्यादा नंबर का आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है 7th, अ पॉइंट x, y इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक्सेस पता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और ये बीच में होता है हमारा ओरिजिन। ओके, अब कोई पॉइंट है एक्स वाई, x,y जो कि 5 यूनिट डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। ठीक है, हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं, देखिए आपको सारे क्वाड्रेंट याद रखने हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, दिस इज सेकंड, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ओरिजिन से 5 यूनिट दूर। अब 5 यूनिट की बात करी जाए तो मान लो जैसे ये 5 यूनिट है, ये कोई 5 यूनिट्स। ठीक है, तो कितने पॉइंट लाई करेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये देखिए आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट 5 यूनिट पे बना सकते हैं। आप स्केल से ऐसे कितने सारे पॉइंट, बिकॉज ये एक सर्कल जैसा फॉर्म हो रहा है ना। अगर आप किसी पॉइंट को लेके चलते हैं और यहाँ से लाइन खींचते हैं तो सेम लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स बन जाते हैं ना, क्योंकि सर्कल इन्फाइनाइट पॉइंट का होता है हमारा। तो ऐसे यहाँ पर भी देखिए इतने पार्ट को देखा जाए पूरा सर्कल जैसा आगे जाता तो सर्कल फॉर्म होता है, लेकिन ये पॉइंट्स हमारे कितने हैं 5 यूनिट की दूरी पे। तो कितने सारे पॉइंट्स आप बना सकते हैं आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मैनी, तो यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। 5 यूनिट में पूछ रहा है ना, 5 यूनिट क्या 4 यूनिट पूछता कुछ भी पूछता तो आपको तो पता ही है ये 4 यूनिट पे कितने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं उसी पॉइंट से ओरिजिन से। जिस ओरिजिन से वो पॉइंट्स बताने हैं तो ये बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ दिखा देता है। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया प्लीज मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, ट्राइंगल ए बी सी डी ई, ये जो है पैरेलल है ए बी के। डी ई की वैल्यू दे रखी है एक्स, ओके, बी ई की वैल्यू दे रखी है बी स्मॉल बी, ई सी की वैल्यू दे रखी है सी, और एक्सप्रेस करना है एक्स को ए बी और सी की, और ए बी की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे ए। ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना है एक्स को इन टर्म्स ऑफ ए बी और सी। समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, पूरा ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, दोबारा बना दिया मैंने से। और यहाँ बीच में एक लाइन दे रखी है डी ई जो कि पैरेलल है ए बी के। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको इसको पहले छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें रेशियो क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका ये सिमिलैरिटी यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी। तो आप देखिए छोटा ट्राइंगल कौन सा है, ये डी सी ई, ये वाला। ओके, ये हो जाएगा हमारा ये इस तरीके से यहाँ पे, और बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाएगा ये ए बी सी, छोटा ट्राइंगल हो जाएगा ये डी ई सी। इनको सिमिलर करते हैं। हमें पता है ये लाइन जो ए बी है और ये जो डी ई है वो क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन होती है तो ये वाले जो एंगल है हमारे ये क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 कौन सा एंगल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग, साफ साफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा देखिए इसमें भी आपका सी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी सी आ रहा है, तो सी दोनों में क्या है कॉमन। तो हमें पता है दो एंगल से भी हमारा क्या हो जाता है बाय एंगल एंगल। ये जो ट्राइंगल था ए बी सी सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल डी ई सी के। ठीक है, जो डी ई सी है उसके सिमिलर आ गया। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं इनका रेशियो ले लेते हैं। अब रेशियो किसका लेना है देख लेते हैं, जो हमको साइड चाहिए उसका। ठीक है, अब देखिए ये वाली साइड दी थी हमारी ए यहाँ पे, ओके, और जो ई सी साइड दी थी वो दी थी हमें ये सी, और बी सी पूरा मिला के ये थी हमारी बी प्लस सी। मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बी प्लस सी।
तो रेशियो देख लेते हैं, और डी की वैल्यू दे रखी थी एक्स यहाँ, ठीक है। तो देखिए साइड का रेशियो ले लेते हैं, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, डी ई। ए बी करस्पॉन्डिंग कौन सी है हमारी, डी ई, इक्वल्स टू दूसरी साइड कौन सी है हमारी, बी सी, ये वाली साइड, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, ई सी। अब वैल्यू रख देते हैं। अब ए बी की वैल्यू क्या थी, ए, डी की वैल्यू क्या है, डी ई की वैल्यू एक्स, बी सी की वैल्यू क्या है, सिर्फ बी सी की वैल्यू देखने पूरी, ठीक है। तो वो पूरी थी हमारी बी प्लस सी, ओके। इसको यहाँ पे पूरा मिला के बोलना था, बी और ये सी मिला के हमारे पूरा बनना था बी सी, ठीक है। और ई सी की वैल्यू क्या है, सिर्फ सी, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स वहाँ जाएगा, सी यहाँ पे चला गया ए के पास में, बी प्लस सी के पास चला गया एक्स, ठीक है। आपको एक्स के टर्म में बताना था, तो ए सी के अपॉन में आ गया बी प्लस सी, और एक्स सामने आ गया, ओके, ये डिवाइड में आ गया। तो आपका फाइनली आया ए सी अपॉन बी प्लस सी। आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ओके। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पहले रेशियो लेना है, उससे पहले आपको सिमिलर बताना पड़ेगा, तभी आप रेशियो ले पाएंगे, ओके। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल and chord PQ makes an angle 50 degree with tangent PR at point of contact P, then angle subtended by chord at the center, ओके। अब आपको एक सर्कल दे रखा है, बीच में सेंटर दे रखा है, और एक बोल रखा है PQ एक कॉर्ड है, PQ एक कॉर्ड है जो कि 50 डिग्री का एंगल बना रही है टेंजेंट PR के साथ। तो PR ये टेंजेंट थी, ये इसके साथ 50 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, 50 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब हमें बताना कि जो कॉर्ड है वो सेंटर के साथ कितने का एंगल बना रहा है, ओके। तो कॉर्ड कॉर्ड जो है सेंटर के साथ कितने का एंगल बना रहा है, ये बताना है, ये वाला एंगल, यहाँ पे सेंटर ये है ना, तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा कॉर्ड का। तो इसको देखते हैं। अब आपको पता होगा कि जो ये पूरा एंगल होता है कॉर्ड और रेडियस के बीच में, ये बनता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, तो हमारा ये ओ पी क्यू निकल जाएगा, एंगल ओ पी और क्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 90 में से 50 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ओके। सिर्फ इतना एंगल जो यहाँ पर एंगल बन रहा था, एक सेकेंड, जो यहाँ पे एंगल बन रहा था यहाँ पे, ये इतना सिर्फ ओ पी क्यू, ये कैसे निकलेगा, पूरे 90 में से यहाँ पे जो 50 वाला एंगल था ये वाला, वो हमको माइनस कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे 50 देख ही रहा था, तो ये माइनस कर दिया पूरे 90 में से। अब हमको पता है कि रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो इसका अपोजिट एंगल भी सेम ही होगा। अगर ये आपका 40 आया तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, ओके। अब हमारे दो एंगल आ चुके हैं, ये भी आ गया 40, ये भी आ गया 40। हमें निकालना है यहाँ वाला एंगल, सेंटर वाला पी ओ क्यू। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ट्राइंगल की क्या होती है, तीनों एंगल का सम 180। तो 40 प्लस 40 प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180। 40 प्लस 40 होता है 80, 80 उधर जाके 180 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फाइनली आ गया 100। तो पी ओ क्यू की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 100। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर जाएगा 100, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। पी क्यू की वैल्यू 12 है, क्यू आर की 15 है, आर एस की 14 है, एस पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करें, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है, इसकी जो बाउंड्रीज है सर्कल की वो टच करें इसको, ठीक है। और ये हमारा पी क्यू आर एंड एस, ये लेंथ दे रखी है हमको 14, ये दे रखी है 15, ये दे रखी है 12, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा एक्सरसाइज में, उसमें आपको जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनका सम, जैसे पी क्यू प्लस एस आर, पी क्यू एंड एस आर अपोजिट साइड है, वो इक्वल होता था दूसरी अपोजिट साइड्स के, जो कि हमारा क्यू आर प्लस पी एस के। तो कभी भी ऐसा शेप आ जाए
क्वाड्रिलेटरल और अंदर एक सर्कल, ठीक है, जो कि बाउंड्रीज को टच कर रहा हूँ, तो आमने सामने की साइड का सम इक्वल होता है अपोजिट साइड के सम के, ठीक है, दूसरी अपोजिट साइड के सम के। ओके, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है बहुत ही ध्यान से, ठीक है। एमसीक्यू में ये आ जाता है। क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करते हैं उसमें आपको यहाँ पे टेंजेंट्स को इक्वल बताना होता है, फिर सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, वो आ जाता है, वो प्रूफ में है हमारा। अब देखिए वैल्यू रख लीजिए, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, एस आर की वैल्यू कितनी है 14, ओके, एस आर की वैल्यू कितनी है 14 इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है 15 और आर एस की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो 14 प्लस 12 ये हो गया हमारा 26, 15 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पी एस जो है, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया हमारा 11, तो पी एस इक्वल टू 11 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल है, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा अपोजिट साइड के सम के। नाउ नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी दिया है, कॉस थीटा सॉल्व करना है, कितना होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, रेशियो होता है, थीटा एक्यूट एंगल लेते हैं, सामने ले लिया, सामने परपेंडिकुलर हो गया, नीचे बेस हो गया, यहाँ हाइपोटेनस हो गया। साइन किसका रेशियो होता है, पी अपॉन एच का, तो पी की वैल्यू दे रखी है ये, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, और हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है बी, ठीक है, बी यहाँ बेस नहीं है, हाइपोटेनस, ध्यान से। ओके, अब आपको ये रेशियो दे रखा है, कॉस का निकालना है। कॉस किसका रेशियो होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, बेस इसको बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बेस निकाल लेते हैं, हमें पता है 90 एंगल होता है, तो पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको हाइपोटेनस बोला गया यहाँ पे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर, प्लस बेस स्क्वायर, अब ये जाएगा बी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर, ये जाएगा बेस स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आएगा रूट, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू आ चुकी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू अभी निकाली मैंने, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी कितनी है, पहले से हमें पता है बी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, वरना आपको ना एक आइडेंटिटी भी आप लगा सकते हैं। आइडेंटिटी से कैसे करेंगे, आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, आप मतलब आपको जो सही लगे, जो सही समझ में आए, बट इसका भी यूज़ हो जाता है। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है ए अपॉन बी, इसका स्क्वायर कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्लस था, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मैंने इसको ओपन कर लिया स्क्वायर को, एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब स्क्वायर हटता है तो आता है रूट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपको बताइए ये इंडिविजुअल रूट तो बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर होता तो हो जाता, बट बी स्क्वायर अकेला है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बचेगा सिर्फ बी, सो ये भी हमारा हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज़ करके। ओके, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, ध्यान से समझ में करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 12 सेक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ये, टेन है, 1 माइनस साइन है, ये किसके इक्वल होगा। देखिए इसमें क्या करना होता है, आपको आपको इसको मिनिमाइज करना आना चाहिए, ठीक है। कई बार होता है आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी होते हैं, आपको इसको कम से कम फंक्शन में कन्वर्ट करना है और आइडेंटिटी लेके आनी है। ओके, तो देखिए सेक किसका रेशियो होता है, मतलब किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, 1 अपॉन कॉस है। टेन किसका होता है, ये या फिर 1 अपॉन कॉट का होता है, 1 अपॉन कॉट का होता है, या फिर साइन अपॉन कॉस का होता है। अब क्योंकि इसके अपॉन में आप कॉस लाए हो, तो टेन भी आप ऐसा ही लाओगे जिसमें अपॉन में क्या मिले, कॉस मिले, ठीक है, तभी आप इसमें रिलेशन बना पाओगे। तो इस ब्रैकेट में आ गया, यहाँ तो ऑलरेडी साइन था, इसको चेंज कुछ नहीं करना। ओके, अब देखिए ऊपर हो गया 1 प्लस साइन है, एलसीएम आ चुका है इसका, कॉस है क्योंकि दोनों के पास था। अगले ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन है, जो कि हमारे साथ चल रहा था। अब ए प्लस, देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए है
ये बी है, यहाँ प्लस साइन है, ये भी ए है, ये है बी है, यहाँ माइनस साइन है। मतलब यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स है हमारे वन और साइन थीटा, यहाँ भी वन और साइन थीटा सेम है, बस साइन अलग है। तो आपको पता है जब ए प्लस बी एक ब्रैकेट में आ रहा हो, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ऐसा टर्म आ रहा हो, तो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो पता ही है कॉस ए चल रहा है, वन का स्क्वायर वन, साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी पता है आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। ये इधर चला गया तो बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो सामने क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए तो बचेगा, ये टर्म बचेगा। तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस ए है ही, एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो अभी भी एक कॉस बचा हुआ है। तो फाइनली आपके पास आंसर आया कॉस ए। ऑप्शन देखेंगे, इसको चूज कर लेंगे। ओके, जब आप एग्जाम में करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी होंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझाते समझाते कराया जा रहा है, बट आपको समझना है, पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, चीज़ों को समझना है, फिर आपको फिर अटेम्प्ट करना है अच्छे से क्वेश्चंस को। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। 13 क्वेश्चन, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन सन्स एलिवेशन इज। एक पोल है 6 मीटर हाई है, कास्ट अ शेडो, शेडो कहाँ बनेगी जमीन पे बनेगी, शेडो बना रहा है वो 2√3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ सन से रे आ रही होगी तभी शेडो बन रही होगी कैसे, तो हमें सन का एलिवेशन बनाना है, बताना है कितना होगा। ओके, अब यहाँ पे एलिवेशन जब भी पूछे सन से एलिवेशन तो हमें थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। अब सामने वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, नीचे होती है बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा 10 का रेशियो। ओके, थीटा ले लेंगे, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 6, बेस की वैल्यू 2√3, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 3 का। अब 3/√3 तो 10 में कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर हम उसके टेबल देखें तो हमें इसको क्या करना है रेशलाइज करना है। रेशलाइज करते समय हम क्या करेंगे, जो नंबर नीचे है रूट का उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ऊपर आ गया 3√3, नीचे √3 और √3 हो गया 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। अब √3 जो वैल्यू होती है 10 की, वो होती है 1060 की वैल्यू। ओके, जो √3 आ रहा है वो किसकी होती है 1060 की, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो आपको यही बताना था कि कितना का एंगल बनेगा, तो ये आपका जो एंगल है वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। रेशलाइज जरूर कर लें ध्यान से। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। 14 क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब पेरीमीटर और एरिया आपस में इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, पेरीमीटर किसका सर्कल का, और एरिया इक्वल दे रखा है, आपको बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा, आर बताना है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर बोले या सरकमफेरेंस बोले 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि सेम सर्कल की बात हो रही है, एक ही सर्कल की बात हो रही है, तो आर चेंज नहीं करना है। यहाँ बचेगा 2r इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 2, और सामने आर स्क्वायर था तो एक आर, सिंगल आर कट हो चुका था तो एक आर बचा हुआ है, तो आर इक्वल्स टू 2 आ गया है। कोई भी आपको सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स हो जाएगा, तो 2 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन को देखिए, देखिए 15 क्वेश्चन में क्या कह रखा है, it is proposed to build a new circular park equal in areas to sum of areas of two circular park of diameter 16 and 12 meter. ठीक है, the radius of the new park is, अब आपको रेडियस बताना है नए पार्क का कितना होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक नया पार्क बनाना है। ठीक है, जिसका एरिया होगा इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज, सम मतलब प्लस, किनके एरियाज का सम, दो सर्कुलर पार्क के एरियाज के। जैसे मान लो इसका एरिया हमने A1 मान लिया,
इसका एरिया A2 मान लिया, तो इनके एरियाज के सम के बराबर होगा, ठीक है। और इनके डायमीटर दे रखे हैं, जो दो सर्कुलर पार्क है इनके डायमीटर, एक का डायमीटर दे रखा है आपको, जो D1 दे रखा है आपको 16 मीटर, और इसका डायमीटर दे रखा है आपको 12 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है डायमीटर 16 दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा आपको 16 का आधा, कितना 8, ये R1 हो गया। और R2 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 का आधा, ये हो जाएगा 6, ओके। तो आप बस कंडीशन यूज कर लेना, एरिया जो है हमारा उन दोनों के एरियाज के सम के बराबर है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। मैंने यहाँ कैपिटल स्मॉल कर दिया तो उसको सही कर लेना, ठीक है। तो R1 R2 मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले रखा है, आप बस समझ जाना कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 8 मीटर और R2 हो जाएगा 6 मीटर, ओके। पाई कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बस वैल्यू रखनी है हमें। तो R1 की वैल्यू कितनी थी 8 स्क्वायर, 6 की वैल्यू 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर हो गया 64, 6 हो गया हमारा 36, सामने R स्क्वायर चल रहा है बड़े वाले सर्कल का, ये जगह 100 स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट 100 होता है 10 का। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा था द रेडियस ऑफ न्यू पार्क, तो हमारा रेडियस आ चुका है 10, ठीक है। डायमीटर पूछता तो इसका डबल कर देते, तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए जब भी ऐसे एरियाज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ऐसे ही करना है, बस आपको रेडियस का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। और पेरीमीटर अगर ऐसा दे देता तो पेरीमीटर में आपको सिंपली ऐड कर देना होता है जो उसके रेडियस होता है, ठीक है। वो अगर आता है क्वेश्चन आगे देखिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या लिखा है, देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड of a side 2A units circumscribing a red circle. Jaidev is asked to keep a dot on the above square board. The probability that he keep the dot on the shaded region. Okay. तो shaded region में डॉट को रखना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। अब देखिए जो डायग्राम है आपका स्क्वायर बोर्ड है, साइड दे रखी है 2A, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब उसके बाउंड्रीज को टच करेगा, ठीक है। रेड सर्कल है तो सर्कल का कलर रेड होगा। अब शेडेड पार्ट अगर हम डायग्राम में देखें तो शेड यहाँ पे साइड में कर रखा है, ठीक है। तो ये साइड साइड में शेडेड पार्ट है, यहाँ पर आपको रेड डॉट को रखने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है, इसका रेडियस देख लेते हैं कितना होगा। अब हमें बताया कि इसके कॉर्नर से कॉर्नर की लेंथ है हमारी 2A, तो रेडियस क्या होता है, ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, पूरी लेंथ 2A, तो डायमीटर भी यही होगा जितनी इसकी साइड होती है, डायमीटर बराबर साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो डायमीटर हो गया 2A, रेडियस हो जाएगा 2A का हाफ, तो कितना आ गया A आ गया, ओके। अब आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। अब टोटल में क्या है, टोटल में पूरा फिगर है, बड़ा वाला फिगर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें एरिया लेना होता है जब भी हमें ऐसे शेप्स दे, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल ये। अब ऊपर क्या बोला है, शेडेड पार्ट में आना चाहिए। शेडेड पार्ट कैसे निकलेगा, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, ठीक है। क्योंकि अगर हम स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर दें तो यही तो बचेंगे कॉर्नर, तो यही करना है आपने, ठीक है। तो बस, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर कर देंगे माइनस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर वही साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, साइड दे रखे 2A, तो हम यहाँ पे 2A रख देते हैं, मैंने यहाँ A रख लिया था, इसको कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। तो 2A स्क्वायर पाई, क्योंकि आंसर में हमारे जो है ऑप्शन पाई के टर्म्स में है तो पाई को रखना पड़ेगा पाई। रेडियस कितना है, रेडियस आया था A अपॉन में फिर से 2A का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, A स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, यहाँ पे भी 2A था तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, 4A स्क्वायर। अब देखिए कॉमन क्या है ऊपर, इन दोनों में कॉमन क्या है, A स्क्वायर, अंदर क्या बचा 4, बिकॉज यहाँ 4 रह गया था, माइनस और क्या बचा पाई अपॉन में है 4A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, फाइनली आपका आया 4 माइनस पाई अपॉन 4। तो अगर आपको यहाँ पे, हाँ ये बी ऑप्शन है आपका, 4 माइनस पाई अपॉन 4, आप इसको चुन लेंगे। जल्दीबाजी में आप इसको सी को मत चुनना, ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो जब भी कभी रीजन वाली बात आए, ठीक है, सर्कल स्क्वायर, तो आपको एरियाज को लेना होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17,
17 क्वेश्चन को देखते हैं. 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? ओके, ये कार्ड्स का क्वेश्चन है. टोटल जो कार्ड्स होते हैं पहले आपको वो पता होना चाहिए कितने होते हैं, 52. ओके, और जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो होते हैं कुछ इस तरीके से. ये होता है हमारा हार्ट का कार्ड, ये होता है डायमंड, ठीक है, ये होता है स्पेड, ये होता है क्लब, और ये सभी 13 होता है, ठीक है. टोटल 52 हो जाएगा. अब ये दोनों का जो कलर होता है वो होता है रेड, और इन दोनों का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक. ओके, अब यहां पर कहा क्या है, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं क्लब, ठीक है. तो हार्ट के 2 कार्ड, 13 में से 2 यहाँ पे, ठीक है, और 4 कार्ड स्पेड के, 13 में से 4 कार्ड मिसिंग है. मिस कर गए मतलब खो गए हैं. तो 13 में से 2 खो गए, कितने बचे, 11, और इधर 4 खो गए तो यहाँ बचे 9, ठीक है. अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे, 52 में से 2 कार्ड हार्ट के और 4 कार्ड स्पेड के खो चुके हैं, तो 6 कार्ड खो चुके हैं, ठीक है. तो 6 कार्ड खोने के बाद हमारे पास जो कार्ड बचे हैं वो बचे हैं हमारे पास कितने, 46. ओके, अब हमारे पास टोटल कार्ड बचे हैं 46, जो कि हम टोटल नीचे अपॉन में रखते हैं, ठीक है. अब हमसे क्या रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड. अब ब्लैक कार्ड कितने बचते हैं, देखिए ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं टोटल 26. टोटल ब्लैक कार्ड कौन से है, ये वाले टोटल ब्लैक कार्ड है, जो कि कितने हैं, 13 + 13 26. अब 4 जो हमारे ब्लैक कार्ड थे वो क्या हो चुके हैं, मिस हो चुके हैं. तो 26 में से 4 हम मिस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 22. तो ऊपर कितना आ जाएगा, 22. सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 11/23. अच्छा, ऑप्शन में इन्होंने क्या करा है, सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22/46. ओके, आपको ये क्लियर होगा, ध्यान से एक बार और बता देता हूँ, ठीक है. आपके टोटल कार्ड थे 52, उसमें से आपके 6 कार्ड मिसिंग है, क्योंकि 2 कार्ड हमारे हार्ट के और 4 कार्ड हुए स्पेड के, तो ये आ गया 46. अब टोटल इतने बचे. अब जो कार्ड्स निकाले जा रहे हैं उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी. अब ब्लैक कितने हैं, ब्लैक किसके किसके होते हैं, स्पेड के और क्लब के, ठीक है. दोनों कितने होते हैं, 13 + 13 मतलब 26. बट हमें पता है कि स्पेड के 4 पत्ते पहले ही हम निकाल चुके हैं, मतलब खो गए हैं, तो बचे कितने, 9. अब 9 + 13 कितना हो गया हमारा, 22. तो 22 में से निकाला, तो 22 फेवरेबल अपॉन टोटल 46. तो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. देखिए, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. अब मॉडल क्लास चुनने का सिंपल तरीका क्या होता है हमारा, सबसे बड़ी हम लिमिट देखते हैं, वो हमारी मॉडल क्लास बन जाती है. बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बिलो करके दे रखा है, ठीक है. अब बिलो वाले क्वेश्चन आए, लेस देन वाला है, तो आप डायरेक्टली नहीं करेंगे कि आप बड़ी वैल्यू देखने लग गए, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है. यहाँ पे आपको इसको पहले सही करना पड़ेगा, टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास में और फ्रीक्वेंसी में. देखिए, जब भी बिलो वाला क्वेश्चन आए या लेस देन वाला आए, तो जो आपकी लिमिट होती है वो हमेशा अपर पे होती है, ऊपर होती है. जैसे 140, 145, 150, 155, 160 और 165. ये ऊपर क्यों होती है, जैसे आप किसी भी लिमिट को कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, लेस देन 25. तो जितने भी लेस देन वाले या बिलो वाले होते हैं वो कहाँ होते हैं, ऊपर ही तो होते हैं. इस वजह से आपको हमेशा इसे ऊपर ही रखना होता है, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना ये बात, ग्रेटर देन वाला आएगा तो नीचे और लेस देन वाला आएगा तो ऊपर. गैप देख लेते हैं कितने कितने का, 5 का गैप है. बट यहाँ पर आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको पहले वाले पार्ट को ऐसे ही लिख दें, बिलो 140, नेक्स्ट 140 से 145, फिर 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165. और एक चीज़ और, जब भी हमारा बिलो करके आएगा लिमिट, ठीक है, तो हमारे जो ये दिया होगा टेबल साथ में, वो एक्चुअल में CF होगी, ठीक है. वो कभी भी F नहीं होगी. ओके, तो F बनाएंगे कैसे, अब CF बनती थी ऐड कर करके, तो F बनेगी माइनस कर करके. ओके, तो जो आपके साथ लिखी होगी क्वेश्चन में, जैसे ये लिखे 4, 11, 29, 40, 46 और 51, ये क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है. तो ये CF होती है, हमेशा याद रखना. इससे F कैसे बनती है देखना, CF से F कैसे बनता है,
तो देखिए पहले लिमिट को पहले लिख देंगे, जैसे हम एफ से सी एफ बनाते थे, उसमें प्लस करते थे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 11 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। फिर 29 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 18। फिर 40 में से 29 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा 6, और इन दोनों को माइनस करेंगे 5। आप चेक भी कर सकते हैं इसका टोटल कितना आएगा, उसका टोटल देखना ये लास्ट नंबर ही आएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, आपके पास टाइम रहे, बट थोड़ा ध्यान से करना। तो 7 + 4 11, 11 और 8 19, 20, 26 और 5 कितना होता है हमारा 31, 3 कैरी, 1 2 3 4 5 पूरा 51 आ रहा है, मतलब हमने सही किया, ठीक है। अब बहुत आसान है, देखिएगा सिंपली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मॉडल क्लास चुन लेनी है। मॉडल क्लास कैसे चुनते थे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना लिया, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 18। अब 18 किसके करस्पॉन्डिंग है, तो 18 थर्ड नंबर पे है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 पे कौन आ रहा है ये। अब क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं, अपर लिमिट चाहिए थी। अपर लिमिट कौन सी होती है, ऊपर वाली, तो ऊपर लिमिट कौन सी 145 से 150 वाली हमारी लिमिट आई है, अपर में ये है, तो अपर लिमिट हो गई कितनी 150। लोअर बोलता तो ये 145 होता। तो ऑप्शन देख लेंगे हम, 150 है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन हो गया हमारा डी। ओके, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि असर्शन रीजन है। देखिए इसमें असर्शन रीजन में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट पहला पढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरियाज ऑफ हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ कोन। देखिए ये कोन दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, जो टॉप होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है। देखिए ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है। अब जब इसको ज्वाइन करेंगे, क्वेश्चन में चाहे आपको TSA क्यों ना पूछे, आपको अलग अलग TSA नहीं लेना है, आप इसके बाहर बाहर जा पाएंगे। ये तो एक तो आपको CSA लेना है, किसका, हेमिस्फीयर का, और एक इसके भी आप बाहर जा पाएंगे, क्योंकि आप ये वाले पार्ट में नहीं जा पा रहे, ये बीच वाले पार्ट में नहीं जा पा रहे, आप सिर्फ बाहर बाहर से ही इसको करोगे, इसके बाहर और इसके बाहर से कवर कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इसका दूसरे वाले का भी क्या आ जाएगा, कोन का भी CSA, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही TSA बनता है। नेक्स्ट, टॉप स्टेटमेंट जो रीजन वाला है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। अब ये कह रहा है कि जो टॉप है कैसे मिल रहा है, इसका जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, प्लेन ही है बिल्कुल, और नीचे कोन, कोन का प्लेन सरफेस क्या है ये, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। जब इनको ज्वाइन कर दिया गया तभी तो मिल रहा है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तभी बन रहा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों को जोड़ के बन रहा है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, और ये इसी को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि दोनों को मिला के हमारा सरफेस एरिया बन रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें नंबर दे रखे हैं -5, -5.2, 0 एंड 5.2। ये AP में है कि नहीं है, ठीक है, इज एन AP। तो AP चेक कर लेते हैं, AP चेक करने के लिए D चेक करना पड़ेगा, D देख लेते हैं। तो D क्या होता है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। तो A2 माइनस A3 मतलब ये 0 है, ठीक है, ये A4 हो गया। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ओके। तो -5.2 + 5, बिकॉज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 में से 5 माइनस किया तो आया 5/2। एक बार और D निकाल लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। तो ये इन दोनों का D निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 है 0, माइनस A2 है -5.2, तो माइनस माइनस फिर से बन गया +5.2, 0 से फर्क पड़ेगा नहीं, तो फिर से D सेम आ रहा है। तो ये हमारा AP को फॉलो कर रहा है, बिकॉज D हमारा क्या है, सब में सेम आ रहा है, कॉमन है। ओके, नाउ रीजन, रीजन का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द टर्म ऑफ AP कैन नॉट बोथ हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अगर हम ऊपर देखें तो हमें पॉजिटिव भी नंबर मिल रहा है, ठीक है, और नेगेटिव भी रेशनल नंबर मिल रहा है।
तो ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं मिल रहा हो। तो ये रीज़न क्या है, बिल्कुल गलत है, जबकि हमें मिल रहा है और एपी भी फॉर्म कर रहा है। तो इसका ए सही है, असर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो आप इस पूरे वीडियो को देखिए और आपको कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।